नमस्कार बच्चों, मैं दुर्गेश नंदनी कौशिक भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से आपके YouTube क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने पड़ोसियों से अच्छा या बुरा व्यवहार रखते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपके कुछ पारिवारिक संबंध होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके लिए अनजान होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपकी किसी न किसी बात पर कोई लड़ाई हो चुकी होती है या आप लोगों की बोलचाल बंद होती है। ऐसे ही एक देश और उसके पड़ोसी देश होते हैं। कुछ देश हमारे सहयोगी होते हैं, मतलब वो ही देश जो हमारे आजू बाजू में रहते हैं। कुछ देशों से हमारी शत्रुता होती है। हम चाहे किसी भी स्थिति वाले देश के साथ घिरे हों, हम उनके साथ अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखकर कुछ बातों को देखते हैं तथा सेना को रखते हैं। आज हम इस पाठ में देश की सुरक्षा तथा विदेश नीति का अध्ययन करेंगे। ये भारत का मानचित्र है, आप इससे सभी परिचित हैं। इसमें इस स्थान पर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, ये हिस्सा चीन के अंतर्गत आता है, यहाँ पर नेपाल है, ये भूटान है, ये हिस्सा म्यांमार का है, यह बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका और मालदीव है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सीमा से भारत से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन वे हमारे पड़ोसी देश हैं। आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कुछ देशों से हमारे कटु संबंध हैं, जैसे पाकिस्तान भारत में जब तक आतंकवादी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता रहता है। चीन के साथ इस सभी जो सीमा क्षेत्र है यहाँ पर हमारा विवाद रहता है, लेकिन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका से हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। अब हम वापस आपके घर परिवार, आपके पड़ोस में आते हैं। आपके जितने पड़ोसी हैं, आपके बाजू वाले, आपके पीछे वाले, आपके सामने जो लोग रहते हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन हम अपने घर की चार दीवारियों को मजबूत रखते हैं। वैसे ही एक देश अपने अच्छे पड़ोसी देशों के बावजूद अपनी सीमाओं को, यानी भारत की ये जो सीमाएं हैं, इस तरह की सीमाओं को सुरक्षित रखते हैं। अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा का कार्य तथा दुश्मन से अपने देश की रक्षा करने का कार्य सेना करती है। प्राचीन काल से ही एक देश दूसरे देश से युद्ध करता है या मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश की सेनाएं कितनी आधुनिक हैं। भारत में आधुनिक सेना के लिए सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। सैन्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। इसका कार्य अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना है तथा नए नए हथियारों की खोज करना है, जिससे युद्ध के समय या शांति काल में भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता न कर पाए। अब हम बात करते हैं सबसे पहले उस संगठन की जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, अर्थात भारतीय सेना। आप लोग जानते हैं भारतीय सेना के 3 अंग हैं। नंबर 1 थल सेना, नंबर 2 वायु सेना और नंबर 3 जल सेना या नौसेना। अब हम इनके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थल सेना की। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसमें से हम लगभग 15,000 किलोमीटर की स्थल सीमा को अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश के साथ
साझा करते हैं। इसलिए जो हमारी थल सेना है इसका क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत हो जाता है। थल सेना भारत की इन सभी सीमाओं की रक्षा करती है। भारतीय थल सेना के 4 कमान हैं, जिसमें पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी तथा केंद्रीय, यानी पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य, ये ऐसी 4 नहीं 5 कमान हैं। वह अधिकारी जो पूरी वायुसेना की जिम्मेदारी निभाता, जो पूरी थल सेना की जिम्मेदारी निभाता है, हम उसको जनरल या थल सेना अध्यक्ष के नाम से जानते हैं। दूसरी कमान या दूसरी हमारी सेना है वायुसेना। ये कहते हैं एक देश यदि कभी जीतता है तो वह केवल अपनी वायुसेना के बल पर जीतता है। वायुसेना जो देश की सुरक्षा वायु मार्ग से यानी आसमान से करता है। भारतीय वायुसेना की 4 कमान हैं, पश्चिमी, पूर्वी, प्रशिक्षण तथा रखरखाव कमान। एक बार फिर से, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, प्रशिक्षण कमान तथा रखरखाव कमान। पूर्वी कमान पूर्वी भारत की सुरक्षा को देखती है। पश्चिमी कमान पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत की कमान को सुरक्षा को देखती है। प्रशिक्षण कमान का कार्य जो वायुसेना में नई सैनिक आते हैं उनको प्रशिक्षण देना होता है, तथा चौथी कमान रखरखाव कमान का कार्य जो भी हमारे वायुसेना के वायुयान हैं उनकी सुरक्षा करना, उनका रखरखाव करना है। वायुसेना के जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको हम वायुसेना अध्यक्ष या एयर चीफ मार्शल के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम जल सेना या नौसेना की। आप देखिए, गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल, यह वह हिस्सा है जो समुद्र से घिरा हुआ है या समुद्र से लगा हुआ है। पश्चिम भाग में अरब सागर, पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिणी भाग में हिंद महासागर की सुरक्षा करने का कार्य हमारी नौसेना का है। और हमारी नौसेना के 3 कमान हो जाती हैं, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी। पश्चिमी कमान का कार्य अरब सागर की तरफ, पूर्वी कमान का कार्य बंगाल की खाड़ी की तरफ तथा दक्षिणी कमान का कार्य हिंद महासागर की तरफ देश की सुरक्षा करना होता है। वहीं नौसेना के 2 बेड़े हैं, पश्चिमी बेड़ा तथा पूर्वी बेड़ा। अब बात करते हैं नौसेना के अध्यक्ष को या नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं। तो नौसेना के सर्वोच्च अधिकारी को हम नौसेना अध्यक्ष या एडमिरल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे सैनिकों को अपने आसपास देखा होगा, आते जाते देखा होगा। हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम किस तरह से सेना में जा सकते हैं। क्या बालिकाएं सेना में जा सकती हैं या सेना केवल पुरुषों का ही क्षेत्र है? पहले सेना में केवल पुरुषों की ही भर्ती होती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सेना में महिलाओं को भी लिया जाने लगा है, महिलाओं की भी भर्ती की जाने लगी है। इसमें थल सेना में सिग्नल कोर, सेना कोर, शिक्षा कार्य कोर तथा इंजीनियर कोर, नौसेना की सभी शाखाओं में तथा वायुसेना की उड़ान, तकनीकी तथा शिक्षा कोर में महिलाओं को भी भर्ती किया जाता है। अब बात करते हैं हम सेना में किस प्रकार से भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए सेना पहले एक चयन परीक्षा का आयोजन करती है। चयन परीक्षा के बाद में जो शारीरिक मापदंड है उनके लिए मेडिकल होता है। उसके बाद में एक लंबा और एक बहुत कठिन
प्रशिक्षण अपने सैनिकों को दिया जाता है, उसके बाद उसमें सफल होने के उपरांत ही सैनिक देश की सुरक्षा का कार्य करते हैं। ये तीनों हमारी सेना के प्रमुख अंग थे, थल सेना, वायु सेना तथा जल सेना। भारत में इन तीनों सेनाओं के संयुक्त रूप का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वह हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा या सुना होगा, भारत के सेना का सर्वोच्च सेनापति का पदभार हमारे राष्ट्रपति महोदय देखते हैं। वहीं यदि मंत्री के तौर पर बात करें तो रक्षा मंत्री पूरी सेना की व्यवस्थाओं को देखते हैं। थल सेना, वायु सेना तथा नौसेना के अतिरिक्त भी हमारी सेनाओं की कुछ और शाखाएं हैं जो देश की सुरक्षा में अपना योगदान देती हैं। अब हम उनके बारे में समझेंगे। अब हम देश की सुरक्षा से जुड़े हुए अन्य सैन्य बलों के बारे में भी जानते हैं। सहायक सेनाएं, सबसे पहले है सीमा सुरक्षा बल। यह नाम से ही स्पष्ट करती है जो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को अर्थात इन सीमाओं की रक्षा करती है। दूसरा है तटरक्षक बल। इनका कार्य भारत की समुद्र तटों की रक्षा करना होता है। तीसरा बल है प्रादेशिक सेनाएं। यहाँ पर कुछ आंतरिक उपद्रवों को बचाने के लिए केंद्र सरकार या हमारी सरकार प्रादेशिक सेनाओं का गठन करती है। इसके बाद में है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। यहाँ पर स्कूली छात्र व छात्राओं को सेना से जुड़ा हुआ प्रशिक्षण दिया जाता है। आप लोगों के विद्यालय में इनकी व्यवस्थाएं हैं और आप लोगों ने बहुत सारे एनसीसी कैडेटों को देखा होगा। इसके बाद में आता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF। इसका कार्य देश के महत्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों तथा कारखानों की सुरक्षा करना होता है। फिर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि एक नागरिक होने के नाते हमारे अपनी सेना के प्रति तथा उसके सैनिकों के प्रति क्या कर्तव्य है। एक सैनिक अपना परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर केवल हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करता। इसलिए देश का नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने सैनिकों का सम्मान करना चाहिए तथा यदि हमें कहीं सैनिक मिलते हैं तो उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए तथा ऐसी किसी भी गतिविधि में लिप्त नहीं होना चाहिए जो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाती है। लोगों में अपनी सेनाओं के प्रति सम्मान बना रहे, इसलिए प्रतिवर्ष 7 दिसंबर को सेना से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है जिसे हम सशस्त्र सेना झंडा दिवस के नाम से जानते हैं या शॉर्ट फॉर्म में आप लोग झंडा दिवस के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को याद होगा, आपको प्रतिवर्ष एक छोटा सा झंडा मिलता है जिसे आप अपने कॉपियों के ऊपर, अपनी यूनिफॉर्म पर, अपने हृदय के ऊपर लगाते हैं। यह झंडा केवल अपनी सेनाओं को सम्मान देने के लिए ही जारी किया जाता है। ये थी हमारी सुरक्षा से जुड़ी हुई बातें। अब हम हमारे चैप्टर का, अपने पाठ का दूसरा भाग विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। विदेश नीति का तात्पर्य होता है हमारे पड़ोसी देशों से क्या और कैसा संबंध है। जो देश हमारे पड़ोसी हैं, हम उनसे सदैव युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं या हम सामान्यतः उनसे मित्रवत संबंध बनाना चाहते हैं। तो भारत एक शांतिप्रिय देश है जो विश्व बंधुत्व की भावना को
प्रोत्साहित करता है। इसलिए भारत चाहता है कि उसके सभी पड़ोसी देशों के साथ या दुनिया के अन्य सभी देशों के साथ उसके संबंध माधुर्य बने रहें, मधुरतापूर्ण बने रहें। इसके लिए भारतीय विदेश नीति कुछ नियमों पर आधारित है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हम 2 विश्व युद्धों को झेल चुके थे। 1914 से लेकर 18 से तक प्रथम विश्व युद्ध तथा 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध। इन दोनों विश्व युद्धों के बाद में पूरी दुनिया 2 खेमों में बढ़ चुकी थी, जो साम्यवादी रूस तथा पूंजीवादी अमेरिका के झंडे तले एकत्र हो रहे थे। ये दोनों गुट एक दूसरे के प्रति बहुत ही कटु संबंध वाली भावनाओं को रखते थे तथा एक दूसरे को हराना चाहते थे। 1945 के बाद में जब देशों ने स्वतंत्र होना शुरू किया, वे चाहे एशियाई देश हों, अमेरिकी देश हों या दक्षिण अफ्रीकी देश हों, तो उनके सामने एक संकट था, वे किस ओर जाएं। यदि वे रूस के पास जाते हैं तो अमेरिका और उसके जो सहायक देश थे वह स्वतः ही शत्रु बन जाते, और यदि वह अमेरिका के पक्ष में जाते तो रूस और उसके जो सहयोगी देश थे, जो साम्यवादी विचारधारा वाले देश थे, वे शत्रु बन जाते। तो ऐसी स्थिति में जो देश अभी स्वतंत्र हुआ था, जो अभी अपने विकास के पायदान पे चलना शुरू करने वाला था, वह किसी भी शक्तिशाली देश की दुश्मनी नहीं ले सकता था। ऐसे समय में भारत ने कुछ सोच विचार के योजनाएं बनाई और हमने अपनी विदेश नीति का प्रतिपादन विश्व के सामने किया। हमारी विदेश नीति का जो सबसे पहला आधार है वह है गुट निरपेक्षता। यह नाम से ही स्पष्ट है कि किसी गुट में न होकर उनसे तटस्थ रहना। जब तीसरी दुनिया के देश या जो अफ्रीकी और अमेरिकी और एशियाई देश थे, जब वे स्वतंत्र हो रहे थे, तो न वे रूस के साथ गए न वे अमेरिका के साथ गए। उन्होंने ये कहा, हम किसी देश का पक्ष नहीं लेते हैं, जो देश सही होगा हम उसका सहयोग करेंगे। यह नीति गुट निरपेक्षता नीति कहलाई, जिसका प्रतिपादन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद में भारत की विदेश नीति का दूसरा आधार है पंचशील सिद्धांत। इसके प्रतिपादक भी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1954 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति के साथ पंचशील सिद्धांतों की घोषणा की, जिसके अनुसार उन्होंने 5 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत था एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण न करना। नहीं, अर्थात एक देश दूसरे देश की सीमाओं पर बिना वजह आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा था देश की प्रभुसत्ता का सम्मान। अर्थात एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक देश दूसरे देश की जो प्रभुसत्ता है उसको मानेगा। और इसी का तीसरा पॉइंट था आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। एक बार फिर से तीनों नियमों को देख लीजिए। आक्रमण नहीं, यानी एक देश दूसरे देश की सीमाओं पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा है प्रभुसत्ता का सम्मान।
एक देश दूसरे देश की आंतरिक तथा बाह्य नीतियों का सम्मान करेगा। और तीसरी थी नीति, एक देश दूसरे देश के आंतरिक क्षेत्र में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसका चौथा सिद्धांत था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अर्थात एक देश दूसरे देश के साथ शांतिपूर्वक तरीके से भी रह सकता है। तथा पांचवा है समानता व पारस्परिक सहयोग। जिसका तात्पर्य है एक देश अपने पड़ोसी देश के साथ समानता का भाव रखेगा तथा उसके साथ अच्छे या बुरी स्थिति में सहयोग करने के लिए तत्पर रहेगा। ये 5 सिद्धांत भारत की विदेश नीति का बहुत बड़ा आधार हैं। भारत की विदेश नीति का तीसरा आधार निशस्त्रीकरण है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण विकसित देशों द्वारा बहुत ही घातक हथियारों का उत्पादन करना, निर्माण करना व फिर उनका एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करना था। इन दोनों विश्व युद्धों में करोड़ों लोग मारे गए और कितने ही लोग अपाहिज हो गए, उनका घर बार समाप्त हो गया। तो जब देश स्वतंत्र हुआ उसने कहा हम हथियारों की होड़ में शामिल नहीं होंगे, हम घातक हथियारों का उत्पादन नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन हम दूसरे को डराने के लिए हथियारों का उत्पादन नहीं करेंगे। और यह निशस्त्रीकरण का जो सिद्धांत है, यह भारत की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा आधार है। अपने गुटनिरपेक्षता की नीति, पंचशील सिद्धांतों की नीति तथा निशस्त्रीकरण की नीति के कारण भारत विश्व शांति का एक बहुत बड़ा समर्थक देश रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब विश्व के बड़े बड़े देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, जिससे दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध का मुंह न देखना पड़े, तो भारत पराधीन होने के बावजूद इसके संस्थापक देशों में सम्मिलित हुआ था। यानी अंग्रेजों का गुलाम होने के बावजूद हम स्वतंत्रता के लिए और विश्व की शांति के लिए सदैव तत्पर रहे। स्वतंत्र होने के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न जो सैनिक अभियान थे, जो शांति सैनिक अभियान थे, भारत ने उनमें अपना पूरा योगदान दिया। अब आपके हम गृह कार्य की बात करते हैं। आप भारत की तीनों सेनाओं का एक चार्ट बनाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे थल सेना अध्यक्ष कौन है, वायुसेना अध्यक्ष कौन है तथा भारत के जल सेना अध्यक्ष कौन हैं। तीनों सेनाओं का क्षेत्र देखेंगे। इसके अतिरिक्त आप जो हमारी सहायक सेनाएं हैं उनके बारे में अन्य जानकारियां प्राप्त करेंगे तथा पंचशील सिद्धांतों को याद करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।